मेरी 16 साल की बहन की शादी मेरे देवर के साथ हो गई। सुहाग रात को वो मेरे देवर के कमरे में गई। जब पहली रात को अचानक बहन की चीखें सुनाई दी तो मैं समझ गई बेचारी को डर लग रहा होगा। मैंने बिना कुछ सोचे दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। दादाजी उसके ऊपर। नहीं, मेरे पास मत आना। अगर कोई मेरे पास आया तो मैं मार दूंगी खुद को। जाओ जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। वो हाथों में कांच का टुकड़ा लिए चीख चीख कर बोल रही थी, जबकि हम उसकी टूटी बिखरी हालत देखकर बेबसी से रो दिए। माँ अपनी बेटी के पागलों जैसी हालत देखकर खून के आंसू रो रही थी, जबकि उसके पति का दिल कर रहा था कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले, जिसके होते हुए भी उसकी पत्नी की यह हालत हो गई थी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। यह कांच तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुन रही हैं? आप तो किसी से बात से इनकार नहीं करती थी। आप इतनी जिद्दी तो नहीं थी। माँ उसके नज़दीक जाते हुए बेबसी में बोली। वह फिर से चीखते हुए उन्हें खुद से दूर जाने का कहने लगी। दिल में हजारों दर्द और एहसास लिए मैं उसकी तरफ बढ़ी। रिलैक्स मेरी जान, आप डरो मत, कोई आपके पास नहीं आ रहा, उसका पति उससे कहने लगा, जबकि वो दहशत से चीखने चिल्लाने लगी। उसने कहा, दूर रहें सब मुझसे, और अब नहीं हूँ मैं आपकी जान। मैं गंदी हो गई हूँ, मैं आपके लायक नहीं रही। सबने मुझे मैला और गंदा कर दिया। वह चीखती चिल्लाती अचानक से खामोश होकर बाहों में लिपट गई। उसकी तकलीफ़ महसूस करके मैंने उसे प्यार से सहलाया और तसल्ली दी, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गई। उसे बेहोश होता देख सब फौरन उसकी तरफ भागे। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर डर और खौफ के साए थे। हर किसी का दिल उस देवी जैसी मासूम दिल लड़की की तकलीफ़ पर रो दिए। सबको लग रहा था वो बेहोश हैं, मगर जब मैं उसके करीब गई तो मेरी चीख निकल गई। वह तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें रोज़मर्रा के झंझट में अस्थायी रूप से हम भूल जाते हैं, और वक्त की धूल कुछ ऐसे उन्हें अपनी लपेट में ले लेती हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन फिर अचानक हालात हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि भूला हुआ दुख, खोई हुई यादों आंखों के सामने पूरी शिद्दत से ताज़ा हो जाती हैं। तब वर्तमान का प्रत्येक दृश्य अपना सौंदर्य खो देता है। अगर हम किसी को अपनी कहानी सुनाने बैठ जाएं, तो लोगों को लगता है कि मनगढ़ंत कहानी है, झूठ बोल रही हैं। भला आजकल के दौर में भी ऐसा होता है? उनको क्या पता मैंने और मेरी फैमिली ने कैसे कैसे दुख और दर्द सहे हैं, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकते। मेरे दादाजी को बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग संत समझा जाता था। लोगों को लगता था यह कोई चमत्कारी संत हैं। हमारे गांव में पहली रात के दुल्हनों को सारी रात दादाजी के कमरे में छोड़ा जाता, और शादी के पहले महीने में ही लड़की पेट से हो जाती, और सारे गांव में मेरे दादाजी का वाह वाह होने लगती। लड़की का इलाज किया और लड़की पेट से हो गई। और जब मेरी बहन की बारी आई तो मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर सब बेकार साबित हुआ, और शादी के अगले दिन जो हुआ, सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम नीलम है। मेरा संबंध एक खाते पीते घराने से है। हमारी छोटी सी फैमिली थी। मैं, मेरे माँ बाप, एक बहन और एक छोटा भाई। हमारी दुनिया एक दूसरे के गिर्द ही घूमती थी। ज़्यादा बाहर जाना, सोशल होना मुझे पसंद भी नहीं था, और न उन सब की इजाज़त भी थी कि स्कूल से घर, घर से स्कूल। जब कॉलेज में आ गई तब भी चेहरे पर दुपट्टा बांधकर कॉलेज आती, और कॉलेज से घर मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। ना मैं पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ में दिलचस्पी दिखाती थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पापा ने ख़ानदान वालों के विरोध जाकर मुझे पढ़ाने का फ़ैसला किया था, और मैं अपने बाप का सर नीचा होने नहीं देना चाहती थी। मैं खामोश मिजाज थी, मगर हर चीज़ पर गहरी नज़र रखती थी, और खामोशी से हर चीज़ का तजुर्बा करती थी। मगर मेरी बहन नेहा बहुत जिंदा दिल, हंसमुख लड़की थी। सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वह सबकी लाडली थी। हम दोनों बहनों की आपस में बहुत दोस्ती थी, क्योंकि हमारा और कोई दोस्त नहीं था। जैसे ही मैं 20 साल की हो गई, मेरे घर वालों को मेरी शादी की फ़िक्र लग गई। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की जल्दी ही शादी की जाती थी। हमारे एक गांव था जो कि बहुत पिछड़ा हुआ था। शादी हो या कोई त्यौहार, हमें दोनों हालात में गांव जाना पड़ता था। सिर्फ हमें नहीं, बल्कि जिस जिस शहर में हमारे दूसरे रिश्तेदार थे, सभी इन मौक़ों पर गांव जाते थे। अंदर ही अंदर सब इन रस्मों रिवाजों से तबाह थे, मगर कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बस बरसों से जो रस्म चलती आ रही थी वैसी ही चल रही थी। उनमें काफ़ी लोग पढ़े लिखे और अच्छे शहरों से सेटल हो चुके थे, मगर आज तक कोई इस रस्म रिवाज नहीं बदल सका। हकीकत तो ये थी कि हमारे माँ बाप भी इन रस्मों का पालन खुशी खुशी करते थे।
मगर मेरे जैसी नौजवान नस्ल परेशान नज़र आती थी। वो अपने पैरों की बेड़ियां तोड़ना चाहती थी, मगर अफसोस ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर नौजवान नस्ल इन रस्मों को बुरा भला कहें तो वह दोषी हो जाते थे। उन्हें खूब कोसा जाता था। मुझे गांव तो पसंद था, मगर गांव के लोग एक आंख नहीं भाते थे। मेरी और मेरी छोटी बहन की मंगनी हमारी परंपरा के अनुसार बचपन में ही पक्की हो गई थी। हम दोनों बहनें चाचा के दोस्त के बेटों के साथ रिश्ता तय हो चुका था। जिंदगी भर के लिए हम दोनों बहनें उनके साथ जुड़ने वाले थे। मेरी शादी की तारीख रख दी गई और मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वह दादाजी यानी मेरे होने वाले दादा ससुर गांव में ही रहते थे। उनका रहना हमेशा से ही गांव में ही था। उनके दोनों पोते ज़मीनें संभालते थे। उनके दादाजी ने ही उन्हें दोनों को पाला था। मेरे सास ससुर मर चुके थे। घर में सिर्फ मेरे पति, देवर और दादा ससुर ही थे। मेरे पापा की जॉब की वजह से हम लोग शहर में रहने आए थे। जब गांव में छुट्टियों में जाते तब मेरा दम घुटने लगता था। अब तो मैं शादी होकर जा रही थी और हमेशा हमें इसके लिए गांव में ही रहना था। यह सोच कर के मैं परेशान हो जाती थी, मगर मैंने सब अपने ईश्वर पर छोड़ दिया था। मगर क्यों, जब मेरी शादी हुई की तारीख पक्की हो गई, मेरी इंद्रियां मुझे बोल रही थी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मगर मैं खुद को दिलासा देती और इस ख्याल से झटक देती कि माँ की ख्वाहिश थी कि दोनों बहनों की शादी एक साथ की जाए ताकि एक दूसरे को सहारा बने। मगर दादा ससुर ने कहा कि अभी अमन शादी नहीं करना चाहता है, फिलहाल सिर्फ अमित की शादी करेंगे। यह सुनकर मैं उदास हो गई, जबकि मेरी छोटी बहन नेहा बहुत खुश हो गई। वो कहती थी, पहले तुम्हारी शादी हो जाए ताकि मुझे मालूम हो गांव में हमेशा के लिए रहना और उन लोगों के साथ रिश्ते निभाना मुश्किल है या आसान। मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो मुझे टेंशन में देखकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, और अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आ रहा था। इतना पढ़ने लिखने जॉब करने का क्या फ़ायदा, जो इन सब की सोच और परंपरा ही ने ना बदल सकी। मुझे अपनी शादी की रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। आगे पढ़ना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी। मगर इस ख़ानदान में जहाँ पढ़ाई की इजाज़त मुश्किलों से मिलती हो, वहाँ पर जॉब करना तो नामुमकिन था। शादी की तैयारियाँ पूरी हो गईं। अब हमारे गांव जाने की बारी थी। वहाँ पर शादी होनी थी और मैं बहुत डरी हुई थी। जब शादी हुई तो जिस बात का मुझे सबसे ज़्यादा डर था वही हुआ। दादाजी के गांव वालों पर बहुत से चमत्कारी उपकार थे। लोग उनको कोई पहुंचा हुआ संत समझते थे। जब भी किसी की शादी होती तो होने वाली दुल्हन को दादा ससुर के पास छोड़ जाते, ताकि दादाजी रात में दुल्हन के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़े और दुल्हन पवित्र और संस्कारी बन जाए और जल्दी पेट से हो जाए। और फिर शादी के महीने के बाद ही वो पेट से हो जाती और पूरे गांव में उसकी वाह वाह होती और सब समझते ऐसा मेरे दादा ससुर के आशीर्वाद और उनके पढ़े हुए मंत्रों की वजह से हुआ है, और वो सब दादा ससुर को कोई पहुंचा हुआ संत समझते। अब जब मेरी बारी थी तो मैं बहुत डरी हुई थी। जब मुझे पति के कमरे के बजाय दादा ससुर के कमरे में ले जाया गया तो मेरा सारा जिस्म काँप रहा था। मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मुझे अंदाज़ा था कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता और किसी भी जवान लड़की को एक गैर मर्द के साथ तन्हाई में हरगिज़ नहीं बैठना चाहिए। मगर इस बात को कौन समझता है। अगर मैं कुछ बोलने लगती तो मेरी पढ़ाई को हर बार निशाना बनाया जाता कि चुप करो, पढ़ लिख कर लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है। कहा भी गया था कि इन लड़कियों को मत पढ़ाओ, मगर ये हमारी सुनता कब है। हर बार मेरे कुछ बोलने पर पापा को बातें सुनाई जाती और पापा बेचारे किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर खड़े हो जाते। मैं अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पापा सबके सामने शर्मिंदा हो, उनका सर शर्म से झुके। इसलिए मैं अक्सर किसी बात को नापसंद करने के बावजूद चुप हो जाती थी। मेरी शादी के वक्त पापा ने मुझसे कहा, देखो नीलम बेटा, मैंने सबको नाराज़ करके तुम दोनों बेटियों को पढ़ाया। मैं चाहता था मेरी बेटियां समझदार और पढ़ी लिखी हो जाएं, इन्हें सही गलत का पता लग जाए। अब मेरी इस समझदारी को मेरे लिए सज़ा बनने मत देना। तुम्हारे दादा ससुर बहुत सख्त मिजाज के हैं, उनके सामने चुप ही रहना। अगर कुछ भी बोला तो हर बार तुम्हारी पढ़ाई को ही इल्ज़ाम ठहराया जाएगा और मुझे बदनाम किया जाएगा। लोगों की जो भी रस्में हैं उन्हें चुपचाप करने देना। तुम्हारे कुछ भी कहने से वह लोग पीछे तो कभी नहीं हटेंगे, उल्टा तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। मेरी बेटी, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो और अपने बाप की बात समझ गई होगी। पापा की बात पर मैंने सर हिलाया, मगर जब पापा चले गए तो मैं घंटों रोती रही।
यह सब क्या हो रहा था? मेरी ज़िंदगी में मुझे सही गलत की पहचान कराकर चुप रहने का कहा गया था। हर गलती, हर जुर्म पर अपने होंठ सीने का हुक्म सुनाया गया था। उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो मेरे किसी काम ना आए, और उल्टा मुझे पता भी हो कि सही क्या है। मुझसे तो अच्छी गांव की गंवार लड़कियां थीं, उन्होंने जो भी कहा जाता चुपचाप हंसी खुशी कर लेती थी, क्योंकि उन्हें सही गलत की पहचान नहीं थी, क्योंकि वो शिक्षा जैसे जेवर से वंचित थे। इस बात को गलत मानने के बावजूद भी मैंने अपने होंठ सील लिए और चुपचाप दादा ससुर के कमरे में आ गई। अब जो मेरे अंदर बीत रहा था वह तो मेरा ईश्वर ही जानता था, मगर मुझे खामोश रहना था। अब मैं घूंघट लिए दादा ससुर के कमरे में बैठी थी। दादाजी ने मेरा घूंघट उठाया। मैं शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गई। जो घूंघट मेरे पति को उठाना था वह मेरा दादा ससुर उठा रहा था। मैंने आंखें ऊपर नहीं की कि मेरा दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। तभी दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे लगा बस अब सब ख़त्म हो गया। यह ढोंगी आदमी मुझे बर्बाद कर देगा। यकीनन यह हर लड़की के साथ ऐसा ही करता होगा। अब मैं क्या करती? चीखती चिल्लाती या अपनी चीखों का गला घोट देती? मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब दादा ससुर ने, मैं बेबस आवाज़ में दबी दबी सिसकी ले रही थी, तो मेरी पढ़ाई ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। पढ़ी लिखी होने के बावजूद और समझदार होने के बावजूद भी मुझे खामोश करार दे दिया गया था। बेफजूल की परंपराओं में बुरी तरह जकड़ी हुई थी, इतनी मजबूत थी कि सही को सही और गलत को गलत भी नहीं बोल सकती थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। दिमागी तकलीफ़ और जिस्म की तकलीफ़ दोनों का सामना करना पड़ रहा था, मगर मुझे खामोश रहना था। किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना था कि उस कमरे में अंदर क्या हुआ, मुझ पर कैसा जुल्म ढाया गया। यह राज अब मुझे अपने सीने में ही दफन करना था। मैं अब सुन्न हो चुकी थी। पहले दिन ही इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया था, अब किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं रही थी। बस अंदर ही अंदर एक खौफ खाया जा रहा था और दिमाग में बस अपनी मासूम बहन नेहा का चेहरा घूमता रहा कि यह सब कैसे बर्दाश्त करेगी। वह तो बहुत नाजुक और डरपोक है। वक्त गुजरता गया। शादी के 1 महीने में मैं भी पेट से हो गई और सब बहुत खुश हो गए, मगर मेरे सारे ख्वाब मर गए थे। खुशी क्या होती है मुझे मालूम नहीं था। मेरे सारे दिन एक जैसे गुजरते थे। मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल रखता था, मुझे उसे कोई शिकायत नहीं थी। बस घूम फिर कर मेरी सुई वहीं अटक जाती थी। यह अज्ञानता भरी रस्म व रिवाज अब मैं अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया था। गांव के रहन सहन के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। मायके जाती तो पापा मुझसे पूछते कि तुम खुश क्यों नहीं लगती हो, इतनी खामोश क्यों हो गई हो। मैं बस फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहती कि मैं खुश हूँ और अपनी बहन की तरफ देखती जाती, जो हर वक्त बोलती रहती थी, चहकती रहती थी। सारे घर में उसी की वजह से रौनक लगी रहती थी। मैं उसे हंसता मुस्कुराता देख दिल से उसके लिए दुआ करती थी कि हमेशा ऐसे ही हंसती रहे, मगर ईश्वर से लगाई कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। वह बड़ी बेदर्दी से रद्द हो जाती है। शायद इसमें भी ईश्वर की तरफ से कोई बेहतर होती होगी। अब मुझे आखिरी महीना चल रहा था और मैं हर सुबह ईश्वर के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती थी कि मुझे बेटा ही पैदा हो, क्योंकि मैं जानती थी इस ख़ानदान में बेटियों का कोई भविष्य नहीं है। और जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। तब मुझे दाई ने बताया कि मुझे बेटी हुई है और मेरी आंखों में आंसू जारी हो गई। जिस बात का डर था वही हुआ, मगर मैंने जब अपनी मासूम बेटी की तरफ देखा तो हैरान रह गई। उसकी शक्ल नेहा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखकर खुद से एक वादा कर लिया कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वह हरगिज़ अपनी बेटी और बहन के साथ नहीं होने दूंगी। उसी बीच घर में नेहा की शादी की बातें होने लगी और शादी की तारीख भी रख दी गई। मैं माँ से कहती रही, माँ प्लीज़ नेहा के साथ ऐसा मत कर, अब भी वक्त है, यह शादी मत कीजिए, नेहा की शादी शहर में कीजिए, यह रिश्ता तोड़ दें। मैं माँ को सारी दास्तान सुनाई कि मेरे साथ क्या हो चुका है, मगर माँ ने मेरी एक ना सुनी। उन्हें लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठी हूँ, कहानी सुना रही हूँ ताकि नेहा का रिश्ता इधर ना हो। माँ ने कहा, बेटा बचपन की उमंग है, वो तुम्हारे देवर की पत्नी बनने वाली है। अब अगर यह रिश्ता तोड़ेंगे तो तुम नहीं जानती हमारे यहाँ कैसा हंगामा होगा। तुम्हारे दादा ससुर कोई ख़तरनाक कदम उठाएंगे, लोग उसे भड़काएंगे और वह कोई ना कोई गलत कदम उठा लेंगे। तुम नहीं जानती यह मामले बहुत नाजुक होते हैं। माँ मुझे समझा रही थी। मैं माँ से कहा, माँ बेटियाँ भी तो नाजुक होती हैं। इतना कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं और छत पर चली आई। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया।
नेहा दुल्हन के जोड़े से मैं बहुत प्यारी लग रही थी। उसे विदा करके घर ले आई और जब मेरी बहन का टाइम आया तो मैंने यह रस्म करने से मना कर दिया क्योंकि मैं उस रस्म की हकीकत जानती थी। लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती बहन को दादा ससुर के कमरे में छोड़ दिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। माँ पापा मुझे आंखें दिखाते रहे और पति ने डांट कर चुप करवा दिया। दादा ससुर सारी रात मेरी बहन के साथ वो करता रहा जो उसने मेरे साथ किया था, जो शायद हर लड़की के साथ करता होगा। कितना तकलीफ दे वक्त था। मेरी मासूम बहन यह सब कैसे बर्दाश्त करती रही। उसे तो कांटा भी चुभता था तो शोर मचा देती थी। सारी रात ना जाने वह किस हाल में रही होगी। यह सोचकर मैं सारी रात जागती रही। जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में चक्कर काटती रही। माँ पापा भी आज यहीं रुक गए। हमारा अपना पुश्तैनी घर भी गांव में हम बहनों के दादा ससुर के घर के साथ ही जुड़ा हुआ था। हम पर ऐसी कयामत टूटी कि बताया नहीं जा सकता था। जब बहुत देर हो गई और नेहा कमरे से बाहर नहीं निकली, दादा ससुर शर्मिंदा से बाहर आए और बोले कि मालूम नहीं नेहा को क्या हुआ, वह बेहोश हो गई है, कुछ बोल नहीं रही। सब अंदर की तरफ भागे। नेहा पर पानी के छींटे मारे तो नेहा उठ खड़ी हुई, मगर उसका अंदाज अजीब वहशीपन के लिए हुआ था। चीख रही थी, चिल्ला रही थी। नेहा ने कांच उठा लिया और बोली कोई मेरे पास ना आए। माँ पापा और नेहा की पति सब उसे समझा रहे थे, मगर नेहा किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी और वो तभी धड़ाम से गिर गई। उसके हाथ से कांच का टुकड़ा गिर गया। नेहा फिर से बेहोश हो गई थी। सब उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। पानी के छींटे फिर से मार रहे थे, मगर मैं सदमे से एक जगह जम गई सी। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे किसी अनहोनी का गुमान हो रहा था। किसी अनहोनी में मैं डरती थी। जब सब इधर उधर भाग रहे थे और माँ पापा नेहा की हालत देखकर प्रार्थना कर रहे थे और मैं मरे हुए कदम उठाती हुई जाने कैसे नेहा के पास गई। उसका सफ़ेद चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। नेहा आखिरी सांसें ले रही थी। उसने जरा सी आंखें खोली, मेरी तरफ देखा, माँ पापा की तरफ देखा और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। कि आंखें बंद हुई, इधर मुझे लगा मेरा दिल बंद हो गया हो, मगर मैं जिंदा ही थी। मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उसकी जान नहीं बचा पाई थी। उनके रस्मों व रिवाज जीत गए थे और एक बेजुबान लड़की हार गई थी। मुझे लग रहा था मैं अपनी आह की मुजरिम हूँ। सारे घर में कोहराम मच गया जब बहन की डोली की बजाय उसकी अर्थी उठी। हर आँख नम थी। दुल्हन बनी मेरी बहन को अब सफ़ेद कफन पहना दिया गया था। उसके हाथों में मेहंदी से बने बेल बूटे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मगर अब उनकी खूबसूरती फीकी पड़ती जा रही थी। मेरे पापा सख्त सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से नेहा को क्या हो गया था। हम सब इसी सदमे के चपेट में थे जब मेरे दादा ससुर ने नया बहाना लोगों के सामने छोड़ा और ऐलान करते हुए कहने लगा, बलवीर की लड़की ने जहर खा लिया हो सकता है किसी और को पसंद करती थी, क्योंकि शहर में रहती थी, वहाँ पढ़ती थी, ज़रूर किसी के साथ चक्कर था। दादा ससुर की बातें सुनकर मेरे माँ बाप जो पहले ही सदमे में थे अब सदमे से ढह गए थे। मुझे इतना गुस्सा आया, अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। मैंने चीख कर दादा ससुर का सच सबके सामने जाहिर किया और बताया कि यह आदमी झूठा है, झूठ बोलकर सबको गुमराह करता है। इसके पास कोई चमत्कारी ताकत नहीं है। यह पहली रात के दुल्हनों को कमरे में रस्सी से बांधता है और उनका मुंह बंद करके उनके साथ ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती शराब पिलाता है। यह सब इसकी अय्याशियों का ख़जाना है। इस सज्जन चेहरे के पीछे एक ढोंगी और अय्याश चेहरा छुपा है जो लड़कियों की इस ऋतु से खेलता है और मुँह खोलने की इजाज़त नहीं। यह किसी भी लड़की को नहीं है और लड़कियों को धमकाता है। अगर सच किसी को बताया तो तुम लोगों का घर बर्बाद हो जाएगा। कोई भी तुम लोगों की बात पर यकीन नहीं करेगा। यहाँ तक कि इस वहशी दरिंदे ने अपनी बहू तक को नहीं बख्शा। यहाँ की लड़कियाँ सादा होती हैं और अनपढ़ होने की वजह से चुप हो जाती हैं और इस वजह से इसका सच आज तक किसी के सामने नहीं आया। जब इसने मेरे साथ यही किया, यहाँ तक कि मैंने बहुत बार पापा और माँ को बताने की कोशिश की और माँ को तो साफ शब्दों में बताया भी, मगर माँ को हमेशा यही लगता है कि गांव में खुश नहीं हूँ, इसलिए मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हूँ। आज अगर मेरी माँ ने मेरी बात का यकीन किया होता तो नेहा मौत के मुँह में ना जाती। अब सब खत्म हो गया, सब तबाह हो गया। अगर अब भी सारी लड़कियां गवाही दें उनके साथ यह आदमी क्या जुल्म कर चुका है, तो आइंदा कोई लड़की इसके जोन के निशाना ना बने और कोई नेहा जैसी मारी ना जाए। सभी मर्द औरतें हक्का बक्का खड़ी मेरी बातें सुनने जा रही थी।
कुछ लोग के चेहरे पर हैरानगी तो कुछ लोग के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसी वक्त मेरा पति आगे बढ़ा और मुझे हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा और बोलता जा रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता जैसे दादा पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की। मेरा पति मुझे घसीट रहा था जब एक लड़की आगे बढ़ी और उसने चीख कर कहा कि लड़की सच बोल रही है, यह आदमी बहुत बुरा है। नीलम ने जो कहा एक एक शब्द सच है। तभी सब लड़कियां एक जुबान होकर बोलने लगी और मैं हैरत से सबकी तरफ देख रही थी। मेरे एक बार बोलने पर सबको हिम्मत आ गई थी। यह सब नेहा का अंजाम देखकर दहल गई थी और हिम्मत की थी। सबकी गवाही मिलने पर अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस घटिया इंसान के चेहरे से नकाब गिर गया था। उसका नीच चेहरा सबके सामने आ गया था। तब सब लोग गुस्से से पागल हो गए। सब लड़कियों के पति और बड़े बुजुर्गों ने दादा ससुर पर हमला किया और उसे बेदर्दी से मारने लगे। तभी किसी ने इलाके की पुलिस को खबर देकर बुलाया और पुलिस को सारी हकीकत बताई। पुलिस को भी किसी दूसरे सबूत की ज़रूरत नहीं थी। नेहा की लाश सामने पड़ी थी। पुलिस ने दादाजी को पकड़ा और अपने साथ ले गई थी। सब हैरान परेशान थे। मेरी माँ बाप बार बार बरसी के दौरे पड़ रहे थे। मेरा छोटा भाई एक कोने में बैठकर सिसक रहा था और मेरे अंदर अजीब सी जंग जारी थी। दिल कर रहा था सब तहस नहस कर दो, सारी दुनिया को आग लगा दूं। सच तो यह है आज मेरे माँ बाप पर कोई तरस नहीं आ रहा था। उनको तो बस बेटियों की शादी करनी थी। उन्हें विदा करके अपना फ़र्ज पूरा करना था। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि आगे बेटियों के साथ क्या हो रहा है। यह लोग तो पढ़े लिखे थे। क्या यह नहीं जानते थे कि एक अकेली लड़की को सारी रात गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में बंद किया जाए तो उनके साथ यही होगा ना हो। हाँ, इत्तेफाक से एक दो लड़की पहले महीने ही उम्मीद से हो गई, क्योंकि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होती हैं तो कोई मसला नहीं होता, इसलिए लड़कियां जल्दी उम्मीद से हो जाती थी। खुद ही से यह मान लिया गया कि इसमें मेरे दादा ससुर की कोई चमत्कारी ताकत है। अब मेरे दादा ससुर जेल की सलाखों के पीछे था। कोई भी उससे मिलने नहीं जाता था। दादा ससुर की इस हरकत से मेरा पति अमित और अमन भी बहुत शर्मिंदा थे और यह दोनों भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। इसलिए मेरा पति और देवर सब कुछ बेचकर शहर शिफ्ट हो गए थे। मेरा पति मुझसे माफ़ी मांगता था और अपनी बेटी के भविष्य से डरता था। अपनी बेटी को अच्छा माहौल देने के लिए उसने शहर में घर ले लिया और शहर में ही कारोबार शुरू किया। मेरे माँ बाप नेहा के गम में अंदर ही अंदर घुलते रहे और मुझसे बोलते थे कि हम अपनी दोनों बेटियों के मुजरिम हैं। मेरी माँ नेहा का गम लेकर इस दुनिया से चली गई और मैं अंदर ही अंदर यह गम लिए ज़िंदगी के झमेलों में उलझ गई। मगर आज भी यह गम ताज़ा है और नेहा का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है। जब जब अपनी बेटी को देखती हूँ तो नेहा याद आती है। वह बिल्कुल नेहा जैसी दिखती है। बस हर वक्त दुआ करती हूँ कि उसके नसीब नेहा जैसे ना हो। सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट है अपनी बेटियों पर रहम करें, देखभाल करके उन्हें विदा करें। कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को भेड़ बकरी की तरफ विदा कर देते हैं और बाद में बेटियों का ऐसा अंजाम होता है कि उन बेफजूल की रस्म व रिवाज और परंपराओं की भेंट मासूम लड़कियां चढ़ जाती हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। क्या कभी इन बेकार रस्मों की रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाएगा? शायद ऐसा कानून कभी नहीं बनेगा। अगर बन भी जाए तो कोई भी उसके हिसाब से नहीं चलेगा। बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो सब लड़कियों के नसीब अच्छे करें और उन्हें हवस परस्त हैवानों से बचाए रखे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करें।